दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। किसी भी आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीचिंग एग्जाम की, सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ते हैं कम ही लगता है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसको हम NAARM शॉर्ट में कहते हैं, ये कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर या फिर लखनऊ। सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए ये आपका हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 3 या त्रिरत्न जो होते हैं उनमें क्या क्या शामिल है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिरत्न किसको कहा गया है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का नाम आता है, 24वें तीर्थकर थे। और त्रिरत्न में आ जाता है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण, यहाँ पर इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं सही आचरण। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ब्रह्मदेव, पलिच्छादनम, सालाभोग, बेल्लन बगाई। प्रश्न संख्या 3, जैन संस्थाओं में जो भूमि दान में दी जाती थी उसको पल्ली छादनम कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके अलावा गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वागाई कहा जाता था, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए जो जमीन भूमि दान में दी जाती थी उसको साला भोग कहते थे। यहाँ पर ये स्कूल व्यवस्था के लिए, ठीक है, ये गैर ब्राह्मणों के लिए। और पल्लीच्छादनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मामदे कहा जाता था, ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कई बार कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की है। किस भाषा में लिखी गई। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी। प्रश्न संख्या 4, सही जवाब होगा चौथे प्रश्न के लिए ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये एक नाटक है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन सी विधा है, नाटक है, कहानी संग्रह है। तो ध्यान रखना है आपको, ये एक नाटक है। इसकी रचना कब हुई थी। 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं यानी 4वीं-5वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। इसका हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, छपा। इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर होगा यहाँ पर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। अच्छा, ये पहला मुद्रा था, ये किस धातु का था, चांदी का था, सोने का था, किस चीज का था, या लोहे का था। तो ये चांदी का था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। ये क्लास आप शाम 7 बजे रेगुलर ज्वाइन करते हैं। आज ये क्लास रिकॉर्डेड है, इसलिए हम आपके कमेंट देख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाम नहीं पढ़ रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करें। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 1656 में जो शाहजहां का कार्यकाल था उसमें शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के द्वारा मुगल क्षेत्र पर आक्रमण
किया गया। 1665 में पुरंदर का युद्ध आपने सुना होगा, उसमें शिवाजी की भिड़ंत हुई मुगल सेनापति जय सिंह से। और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7, स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहले विकल्प के साथ जाएंगे क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत की गई थी और 1881 में नियमित जनगणना भी करवाई गई थी। तब से लेकर के अभी तक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1853, 54, 55 या 56? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न बनता है उस समय अवध का नवाब कौन हुआ करता था? तो उस समय अवध का नवाब हुआ करता था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का नवाब हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया 1905 में? पता होगा आपको, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 1905 में हुई, जुलाई में, 20 जुलाई को। लेकिन लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया। लेकिन एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया। तो उत्तर होगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? प्रश्न संख्या 10, उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था और ये रेडियो पर संबोधित किया था जुलाई 1944 को। इन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता शब्द को संबोधित किया और कहा कि भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर ज्योतिबा फुले के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 11, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर के 1867 में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, सिकंदर शाह या फिर मलिक अहमद? क्वेश्चन नंबर है 12, इब्राहिम शाह सरकी। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1408 में। किसके द्वारा? नाम था, शासक थे, सरकी शासक थे इब्राहिम शाह। और इसका निर्माण जो है किस मंदिर को तोड़ करके किया गया था? ये भी कहा जाता है कि अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम शाह सरकी। 13वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? 1/2, 3/4, 1/4, 1/5? क्वेश्चन नंबर 13, 1/2 भाग था। प्रश्न संख्या 13 में पहला विकल्प सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। इसके अलावा 1/4 भाग से बढ़कर के 3/4 किया गया था। किसको? अलाउद्दीन ने क्या किया, लूट का जो धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा बढ़ा करके 1/4 से 3/4 कर दिया था। फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि उपज का कितना भाग था, तो आधा भाग, 1/2 भाग था। भारतीय संविधान को डैश की समानता का अपने नागरिकों को वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर और अभिव्यक्ति? क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिले,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता अपने नागरिकों को वचन देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिंघम समिति, अशोक मेहता समिति। 15वां प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, इन्हीं की सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपको पता होगा, आप कहते हैं 11 है। 11वां कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ऐड किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री? सही जवाब होगा यहाँ पर राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की। और ये जो है अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष या फिर वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। प्रश्न संख्या 17, देखिए ग्राम सभा में वो सारे लोग हो जाते हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वही तो होंगे ग्राम सभा के। ठीक है, मतदाता सूची में अगर नाम है तो आप ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं वे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 97वां संविधान संशोधन, 93, 91 या फिर 98? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका आंसर क्या होगा? 91। 91वें संविधान संशोधन जो है ये लिमिटेड करता है, इसके अनुसार किसी भी मंत्रिपरिषद में 15% रह सकते हैं मंत्री। ठीक है, और छोटे राज्य हैं तो कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए एक संविधान में संशोधन जो हुआ 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग? 19वां प्रश्न, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? उप सभापति पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 20, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये उप सभापति थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 239, 214, 241 या 231? उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 231 की बात करें तो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 जो ऑप्शन में दिया गया है ये कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, लेकिन केंद्र शासित की बात आती है तो अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा? प्रश्न संख्या 22, तो स्पीकर का जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, अर्थात सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन,
संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। प्रश्न संख्या 23। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मूल अधिकारों का प्रवर्तन। बता दें आपको, संविधान का जो तीसरा भाग है या भाग 3 जो है, इसमें नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान के द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालय को दिया गया है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस इन देशों का समूह है। इसके अंतर्गत कंबोडिया नहीं सम्मिलित है, तो कंबोडिया इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 18 दिसंबर, 24 दिसंबर, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय है तो यहाँ पर 18 दिसंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस पूछ ले तो 9 जनवरी आप लगाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछा जा रहा है। लोसूंग कहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय है? लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। लोसूंग जो है ये सिक्किम का है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। योनेक्स जो है ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है योनेक्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा। क्वेश्चन नंबर 28। सूरजताल जो झील है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक नाको झील है, रेणुका झील है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी हुआ करती है। यहाँ पर आपका 28 में बी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न कहा जा रहा है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर? रजनी देसाई, सुरेखा यादव, अमनी राज या फिर कोई नहीं। सुरेखा यादव जो है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बन चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये सुरेखा यादव जो हैं यही देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं। सोलापुर से मुंबई तक इन्होंने ट्रेन चलाई शुरुआत में। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? मार्च, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, जून, जनवरी, मार्च। क्वेश्चन नंबर 30। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं तो आप कहेंगे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है ये अग्रणी राज्य है। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, और सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई। थोड़ा सा लाइव में इसमें टाइम कम लगेगा आपको लाइव की अपेक्षा रिकॉर्डेड में, बट क्वालिटी कंटेंट वही है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32वें प्रश्न के लिए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है 520 किलोमीटर लगभग सीमा जो है साझा करता है म्यांमार से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, अरब मानसून से या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 बताइए। पश्चिमी विक्षोभ से जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? साओ पोलो को, सेंटोस को, मैनचेस्टर को या फिर कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में होता है कॉफ़ी का उत्पादन, और सेंटोस जो है ये ब्राज़ील का ही एक काफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय।
उत्तराखंड में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और ये जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी के साथ। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वारा निर्मित, सुनामी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित या फिर कोई नहीं। प्रवाल द्वारा निर्मित। द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वारा निर्मित है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? झेलम, गंगा, कृष्णा या फिर मांडवी। प्रश्न संख्या 37 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या फिर डाइन। उत्तर होगा यहाँ पर न्यूटन जो है भार का एसआई मात्रक है। ध्यान रखिएगा, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ताप का केल्विन होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन ही होगा यहाँ पर। अगला देखिए, केचुआ निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकार्डेटा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ये जो है एनिलिडा से संबंधित है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहले विकल्प के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। प्रश्न संख्या 40 में आपका सही जवाब हो जाएगा मछली में पाए जाते हैं होमोडोंट दांत। ये क्या होते हैं? देखिए, होमोडोंट दांत जो होते हैं ये एक्रोडोंट के मतलब कह सकते हैं समान आकार के होते हैं, ठीक है। जबकि स्तनधारियों में जो दांत हैं वो थीकोडोंट प्रकार के होते हैं, लेकिन मछली में होमोडोंट और एक्रोडेंट जो समान आकार के होते हैं वो कहलाते हैं होमोडोंट। मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा। तपेदिक जो है ये जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? CR राव, PC महालनोबिस, BK RV राव, KN राज। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे 1949 में। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये अध्यक्ष नहीं थे लेकिन सदस्यों में से एक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए ग्रामीण नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। कुत्ते बिल्ली ये भी गलत है। चावल की खेती करते थे, ये भी गलत है। सिंधु घाटी अगर हम सभ्यता की बात करें तो इसकी जो सब मतलब जो खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पे कहा जा सकता है कि ये सभ्यता ग्रामीण नहीं थी बल्कि नगरीय सभ्यता थी। और सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। कपास के साथ साथ गेहूँ, जौ, बाजरा इसकी जो है खेती ये लोग करते थे, चावल की भी करते थे। और मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस यानी भैंस जो होती है, ठीक है, इसकी जो है खेत मतलब कह सकते हैं पालन करते थे जानवरों का, और नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कपास उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये सही है। बैफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बहामास, USA, कनाडा, जापान। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका आंसर हो जाएगा बैफिन द्वीप जो है ये कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। असंगत का मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, दुनिया की सबसे गहरी झील। यही गलत है। इस प्रश्न में आपको उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमने आंसर तो बता दिया है, गहरी झील का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। सभी लोग कमेंट में करिएगा, लाइव में नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 47, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका बेंगलोर यानी कर्नाटका में है। 48वां प्रश्न है, बुसान बंदरगाह कहाँ है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर जापान। बुसान बंदरगाह जो है ये दक्षिण कोरिया में स्थित है।
निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपाज। पंपाज, ठीक है, पंपाज ये घास का मैदान है, ना कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित से संबंधित ये नहीं है, तो डी हो जाएगा। नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई है, तो कल ही हमने आपको कराया था क्वेश्चन, फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो सरस्वती नदी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास छोटी है थोड़ा सा, 25 मिनट की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन हो गए रिकॉर्डेड फटाफट से। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय बाय।